सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे, खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की हकीकत क्या है। आज फिर मैंने स्वयं लखनऊ की सियासत में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया को लेकर के जो है जानने का प्रयास किया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को सूचित करूंगा, आपको बताऊंगा, आपसे चर्चा पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल की जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लगातार उपलब्धियों का जो अंबार खड़ा किया जा रहा है, उस पर भी हम कुछ चर्चा पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 113 संगठनों ने आखिर क्यों कर दिया ऐसा ऐलान कि खाली पदों को भरने व पारदर्शी चयन प्रक्रिया को सरकार सुनिश्चित करे। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे अवगत हो जाएं। मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में तो सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की हकीकत पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और 30 तारीख को सलोरी दुर्गा पूजा पार्क शाम 5 बजे युवा संवाद अर्थात आप लोगों से मिलने का और संवाद करने का एक प्रयास किया जा रहा है कि प्रयागराज की डेलीग्रेसियों में लगभग 5 से 7 लाख के बीच की आबादी रहती है। आए दिन कभी सलोरी में, कभी बघाड़ा में, कभी तेलियरगंज में, कभी दारागंज में, कहीं अल्लापुर में छात्र बेरोजगारी की दंश को झेलते हुए खुदकुशी, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। उसको लेकर के 113 संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में, देश में जो भी पद खाली हैं, लगातार युवा मंच टीम के द्वारा आप लोगों के बीच में इस बात से अवगत कराया गया है कि देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार उसको भरने नहीं जा रही है। जबकि तमाम जो सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर से संस्कृत विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, LT, GIC आदि तमाम विद्यालयों में या तमाम सेक्टरों में सरकार संविदा पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू करना चाह रही है। इससे तो आप लोगों को ये बात समझना ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों। जो सरकार आज से 9 साल पहले की सरकार को लगातार कोसती थी, क्या उस सरकार के सामने आज ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता? क्या उस सरकार के सामने जो प्रश्न किए जा रहे थे, आज उन प्रश्नों का हल निकल चुका है? क्या देश में, प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट, डकैती, महंगाई, गरीबी पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? तो निश्चित तौर पर आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। ये अलग बात है कि आज जो तमाम भक्त अपने गले में भारतीय जनता पार्टी नामक पट्टे को लेकर के घूम रहे हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने अपना मुँह क्या लेकर दिखाएंगे? क्या अपने आने वाली पीढ़ियों से जो है जवाब दे पाएंगे आने वाली पीढ़ियों को? यह एक बहुत जटिल सवाल है कि जब देश के हर सिस्टम्स को गिरवी रख दिया जा रहा है, रेल से लेकर तेल तक बेच दिया जा रहा है, ऐसे हालात में आप क्या सोच सकते हैं कि रोज़गार मिलेगा आपको?
क्या रोज़गार सृजन हो रहा है? इन सभी चीज़ों को हमें आपको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना है। हम आप भले ही एकजुट नहीं हैं, हमारा देश कई जातियों का एक समूह है और हम जातिवादी संप्रदाय को लेकर के, जातिवादी मेमोरेंडम को लेकर के, जातिवादी सिस्टम को लेकर के बहुत तेज़ी से खुद को जो है वायरल करते हैं, बहुत तेज़ी से उस पर डिबेट भी करते हैं कि मैं यादव हूँ, वो पाल हैं, वो पटेल हैं, वो बाबू साहब हैं, वो तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं। इसको लेकर के हमारे आपके बीच में एक जो जन्मजात विष घोल दिया गया है, हम आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम आप कभी सवाल सत्ता से नहीं कर सकते कि आखिर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिया गया है, आखिर उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। अब इसके लिए हमें आपको आज नहीं तो कल आगे आना ही होगा, निकलना ही होगा और संघर्ष करना ही होगा। अब कब से आप शुरू करते हैं, ये हमें आपको तय करना है। चाहे वो सरकारी नौकरियों के सेक्टर में हो, ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जहाँ पर जो है शिक्षक ना हो और जहाँ पर शिक्षकों की कमी ना हो। तो एक भी शिक्षक विद्यालय चला सकता है और 5 भी शिक्षक विद्यालय ही चलाएंगे, धर्मशाला थोड़े चलाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आने वाली पीढ़ियों को गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली बना देना चाहती हैं, ताकि आप कभी इनके सामने सवाल न कर सको, ताकि आप इनके सामने कभी प्रश्न न खड़ा कर सको। इसलिए आपको अशिक्षित, अनपढ़, बदहाली में जीने जैसा माहौल पैदा कर दे रहे हैं, ताकि आप बदहाली में जीते रहो, इनकी तरफ आंख उठाकर मत देखो, इनकी जो मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी ऐलान करते रहें। और आपको भी मज़ा आता है। जैसे अभी 2000 की नोट बंद हो गई, जिनके पास 2000 की नोट, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं नोटबंदी के खिलाफ़ हूँ या नोटबंदी मेरे पास 2000 की नोट है या मेरे पास नहीं है, ये तो आम बातें हो गई। लेकिन आप लोगों के सामने ये सवाल तो ज़रूर आया होगा ना कि पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बाइस्कोप के सामने, अर्थात टेलीविज़न के कैमरे के सामने आकर के 12 बजे रात भाषण दिए थे कि भाइयों बहनों, नोट का चलन बंद हो गया है 1500 का। अब आप लोग बताइए, आज प्रधानमंत्री जी क्यों भाषण नहीं दे दिए? तो कहीं न कहीं आप लोग समझ रहे हैं इस देश को पूरा गुलाम बनाया जा रहा है और हम आप दिन प्रतिदिन सरकार की मशीनरी के द्वारा, सरकार के सिस्टम के द्वारा गुलाम बनते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अंग्रेज भी आए थे तो एकाएक या एक बैग या पल भर में आप जो है गुलाम नहीं बने थे। धीरे धीरे फूट डालो, राज करो, लूट डालो, मार काट करो, तब जाकर धीरे धीरे एक लंबे अरसे से संघर्ष करने के बाद पूरे भारत पर उनका जो है स्वामित्व हो गया था। वही प्रक्रिया चल रही है। अगर हम आप अपने अधिकार को लेकर के नहीं जागे, अपने अधिकार को लेकर सरकारों से या सत्ता से या विपक्ष से सवाल नहीं किए, तो एक बार वही नज़ारा फिर भी देखा जाएगा। आपको पता है कितने शासनादेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आंकड़ा नंबर 1 पर है। तमाम लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अपने पास 4-4, 5-5 अच्छे बच्चे पैदा करो। तो बड़ा कष्ट होता है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में मुस्लिम अगर 5 लड़के पैदा कर रहा है तो आप कोशिश करिए 15 लड़के पैदा करिए।
ये बच्चा पैदा करने वाली मशीन चाहते हैं, ताकि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, मारकाट, चोरी, डकैती शुरू रहेगी। क्योंकि आप शिक्षा के लिए नहीं, फिर आप रोटी के लिए लड़ेंगे। कुत्तों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी पूरे देश की। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको समझने की ज़रूरत है, हमें आपको वक्त को पहचानने की ज़रूरत है। जब देश में 1 करोड़ से अधिक पद खाली हैं तो सरकार को भरने में क्या बुराई है? केवल भाषण देने से देश चलेगा कि 2 करोड़ रोजगार, 2 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार, 7 लाख रोजगार? ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की हकीकत यह है कि फाइल जैसी की तैसी ऐसे ही टेबल पर फेंकी है। फेंकी क्या, रखी है, उसका एक भी पन्ना नहीं पलटा गया है ना, उसको देखा गया है। साहब अभी जश्न में हैं, मीटिंगों में हैं। 9 साल बेमिसाल का माहौल बना हुआ है पूरे देश प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा कायम है, भले ही जो है शमशान घाट में मुलायम है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे हमें आपको रोकना है, संघर्ष करना है। 30 तारीख को सभी प्रदेश के, चाहे पुलिस के साथी हों, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी है सभी का एक संवाद होगा और एक संयुक्त 113 लोगों ने मंडल 113 संगठनों ने दिल्ली में बैठक करके इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का जो है जो स्वरूप तैयार किया है, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग आइए, और जो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं देश में, प्रदेश में, ऐसी कोई भर्ती नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं। यहाँ आपको बता दें कि फाइल का पता लगाने के लिए कि मेरी फाइल यहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँचे, वहाँ भी बाबू जो बैठे हैं उनको भी जो है 100-200 रुपये देना पड़ता है। महंगाई आप चरम पर देख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको देखना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि आप पर इसका असर पड़े न पड़े, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन सरकार पर इसका असर पड़े कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, भारत का युवा अब जाग रहा है धीरे धीरे, और कई लोग जगा रहे हैं। तो कुछ हंगामा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए इनकी बातों को मान लिया जाए। इस उद्देश्य से आप लोग इसको शेयर करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, हमें इतना समय दे पा रहे हैं। अन्यथा आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने बाप का कोई नहीं सुनता यार, मेरी क्या सुनेगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।